ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट जायरस एकेडमी की डायरेक्टर से फाइट करता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरान कर देता है। इसके बाद आर्ट बहुत ही मुश्किल से अपने पेरेंट्स को मनाता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन मिस्टर विंसेंट को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी आर्ट आता है और कहता है एक मैटर को लेकर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और अपन एलिस को देखते हैं जो कि मिसेस हेल्स्टी से कहती है क्या 10 साल के एनिवर्सरी इवेंट के लिए ये सामान ठीक भी होगा। मिसेस हेल्स्टी कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ जो सामान तुमने बनाया है वो बहुत सारी नोबल लेडीज को पसंद आया है। एलिस कहती है क्या कहा आपने? मैंने तो बस ऐसे ही उन्हें फालतू टाइम में बना दिया था, वैसे नोबल लेडीज ने उन्हें देखा कब? मिसेस हेल्स्टी कहती है मैं उन्हें अपने घर से ले आई और उन्हें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। इधर अपन साइड में एली को देखते हैं जो कि नाराज है क्योंकि उसका भाई उसके साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया। लिलिया कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आई हूँ ना, अब मैं समझ चुकी हूँ, अब तुम्हारा भाई आ चुका है इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, है ना? एली कहती है नहीं, लिलिया लिलिया है और ब्रदर ब्रदर है। लिलिया नाटक करते हुए कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हो लेकिन अब तुम्हारा भाई आ चुका है इसी कारण से अब मुझे दूर कर रही हो। इतने में ही मिसेस हेल्स्टी लिलिया के सिर पर एक कराटे चोप देती है और कहती है एली को परेशान करना बंद करो। लिलिया कहती है मैं तो बस एली के थोड़े से मजे ले रही हूँ क्योंकि आजकल एली सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोचती रहती है। मिसेस हेल्स्टी कहती है अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मुझे तो लगता है कि एली अकेली नहीं है जो कि हर वक्त आर्थर के बारे में सोचती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डॉटर को किसी पे पहला क्रश आ चुका है? और ये सुनकर लिलिया बहुत ही शर्मा जाती है और कहती है आप ये क्या कह रही हो? मैं सोचती हूँ आपने कहा था कि मेरी उम्र के बच्चे मेजस नहीं हो सकते लेकिन आर्ट कई एडल्ट लोगों से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं भी अब बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अवेकन होने का ताकि आप लोगों को भी खुशी हो। और ऐसा कहते हुए लिलिया सीरियस हो जाती है। एलिस समझाते हुए कहती है कि तुम्हें आर्थर से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बाकी बच्चों के मुकाबले आर्थर थोड़ा अलग है। लिलिया कहती है लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? क्या आपने किसी तरीके की उसे ट्रेनिंग दी है? क्या आप लोग मेरी भी मदद कर सकते हो? एलिस कहती है थोड़ी बहुत स्वाड ट्रेनिंग के अलावा उसके साथ और कुछ भी नहीं किया गया है। यह सुनकर मिसेस हेस्टी कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि आर्ट एक गिफ्टेड बच्चा है लेकिन क्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं छुपा है? एलिस कहती है इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से सच सच कहूँ तो मुझे और रे को पता है कि आर्ट हम लोगों से चीजें छुपाता है। मिसेस हेस्टी कहती है अगर ऐसा है तो आप लोग डायरेक्ट आर्ट से क्यों नहीं पूछते? अगर मैं इतना जानने के लिए क्यूरियस हूँ तो मैं श्योर हूँ कि आप तो मुझसे ज्यादा भी जानने के लिए बेकरार होंगे। एलिस कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अच्छे रीजन के कारण से कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए और उसके बाद खुद से ही अपने बारे में सब कुछ बता दे। दोस्तों जैसे ये लोग अपनी बातचीत कर रहे होते हैं अपन यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि पहले भी इनकी फैमिली के ऊपर नजर रख रहा था। यह बंदा एक खुफिया जगह पर जाता है और कहता है लॉर्ड सेबेस्टियन को इन्फॉर्म कर दो कि वो माना बिस्ट आज इन लोगों के साथ नहीं है। जायरस एकेडमी का कोई मेज इन लोगों को गार्ड कर रहा है, इस कारण से मैं सही तरीके से जासूसी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि वो बच्चा 10 साल वाली एनिवर्सरी में जरूर से मौजूद होगा। लॉर्ड सेबेस्टियन से कहना यही अपने पास सबसे बेस्ट मौका रहेगा। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है आर्ट के ऊपर जो कि मिस्टर विंसेंट के सामने बैठे बैठे चुस्कियां मार रहा होता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं इस छोटे से बच्चे की प्रेजेंस कितनी ज्यादा खतरनाक है, इतना नर्वस तो मैं किंग के सामने भी नहीं होता। जब भी ये फैमिली के साथ होता है ये अलग बिहेव करता है, क्या ये इस बच्चे का ट्रू बिहेवियर है? आर्ट कहता है मेरा यहाँ पर आने का ये रीजन है कि मैं आपसे कुछ सामान बुलवाना चाहता हूँ। मिस्टर विंसेंट कहते हैं अच्छा किस तरीके का सामान? आर्ट कहता है एक प्रोटेक्टिव क्लोक और एक ऐसी ठीक ठाक स्वाड जो कि मेरे साइज की हो और एक ऐसा मास्क जिसकी मदद से आवाज को बदला जा सके। मिस्टर विंसेंट कहते हैं क्लोक को मैं बहुत ही आसानी से बुलवा सकता हूँ, लेकिन इस तरीके का मास्क कोई ऐसा आदमी ही बना सकता है जो कि साउंड मैजिक में डेविएंट हो, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर मिस्टर विंसेंट अपने मन में कहते हैं रुको जरा, पहले ही मेरे ऊपर एनिवर्सरी के काम का लोड है, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे की मदद क्यों करना चाह रहा हूँ। इतने में ही
ही आर्ट कहता है थैंक यू, इसके बदले में मेरे पास कोई भी पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ लूंगा आपको पे करने का। मिस्टर विंसेंट कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे फादर ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, उसके कारण इस हाउस में कोई भी चोर चक्का नहीं घुस पाता। आर्ट कहता है लेकिन फिर भी अभी अभी मैंने एक मेथड डिस्कवर की है जिसकी मदद से मैं अपनी सिस्टर को अवेकन करने की कोशिश करूंगा, तो ऐसे में मैं लिलिया की भी मदद करूंगा। ऐसा सुनकर मिस्टर विंसेंट हैरान होते हैं। आर्ट यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे पता है कोई भी और लिलिया की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जरूर से कर सकता हूँ ताकि वो जायरस एकेडमी को ज्वाइन कर सके। भाई सीरीज को देखते हुए बंदे बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज ये सीरीज हारेम ना निकल जाए। Oh my God! अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने एलिमेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। आर्ट कहता है भले ही पुरानी लाइफ हो या फिर ये वाली लाइफ, मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिनसे कि मैं प्यार करता हूँ। तभी अपन देखते हैं आर्ट की पुरानी लाइफ की एक मेमोरी को, जहाँ पर आर्ट के किसी करीबी की डेथ हो जाती है और ये शायद से एक मर्डर केस था। आर्ट कहता है शायद से वो लोग आ चुके हैं। ऐसा कहते हुए आर्ट नीचे जाता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट की तरफ एलिस आ रही होती है। आर्ट ये सब क्या है? क्या तुम लिलिया को मेज बनाने वाले हो? अगर ये सब किसी तरीके से मजाक हुआ तो इस बार तुमने हद पार कर दी है। मिसेस हेस्टी कहती है आर्थर अगर ये किसी तरीके का प्रैंक हुआ तो मुझे लगता है इस बार तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। आर्ट मिसेस हेस्टी से कहता है कि इस बारे में मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। मैंने मिस्टर विंसेंट के साथ एक डील की है जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं हाँ बिल्कुल, आर्ट ने कहा था कि वो अपन लोगों को दिखाने वाला है। यह सब लोग बैठ जाते हैं और आर्ट को देखने लग जाते हैं। आर्ट लिलिया और एली के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है अब सांस लो जिस तरीके से मैंने बताया। आर्ट अपने मन में कहता है जब भी सांसें धीरे और गहरी होती है तो ऐसे में माना को अच्छे से सेंस किया जा सकता है। आर्ट एली से कहता है अगर तुमने सही तरीके से सांस ली तो तुम भी अपने भाई की तरह ताकतवर बन जाओगी। ऐसा सुनते ही एली खुश हो जाती है। आर्ट कहता है तुम दोनों तब तक सही तरीके से सांस लेते रहो जब तक कि तुम्हें अंधेरे में लाइट्स दिखने नहीं लग जाती। एली कहती है हाँ मुझे वो दिख रहे हैं लेकिन अब वो गायब हो गए हैं। आर्ट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने सांस सही तरीके से लेना बंद कर दी। लिलिया कहती है लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आर्ट कहता है हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी मेज नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही इन दोनों लोगों को माना लाइट सही तरीके से दिखने लग जाती है। आर्ट कहता है अब अपने सोच की मदद से इन लाइट्स को इकट्ठा करने लग जाओ और हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये तीनों लोग ही थक जाते हैं। आर्ट कहता है मुझे लगता है आज के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इतने में मिस्टर विंसेंट कहते हैं तो फिर काम कैसा रहा, क्या लिलिया मेज बन सकती है? आर्ट कहता है ऐसा होने में सालों लग जाते हैं लेकिन अगर मैं इसी तरीके से मदद करता रहूंगा तो ये कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा सुनते ही लिलिया की मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और आर्ट को गले लगा लेती है। मिसेस हेस्टी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर डाउट किया, तुम्हारा बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण से मेरी बेटी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो कि हमारे मेजेस न होने के कारण से उसे नहीं मिल पाई। इसी के साथ अपन देखते हैं नॉर्मल तरीके से टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। रोज रोज आर्ट एली और लिलिया की मदद करता है और खुद की भी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है। इसी के साथ डायरेक्ट अपन लोग देखते हैं 2 महीने बाद। एलिस कहती है तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होगे ट्विन हॉर्न्स को देखने के लिए, बहुत ही लंबा समय हो चुका है ना? रे कहता है मैं अकेला थोड़ी ना एक्साइटेड हूँ, तुम जरा उधर देखो। इसी के साथ दोस्तों थोड़ी ही देर में ट्विन हॉर्न्स आ जाते हैं। आर्ट जैसे ही दरवाजा खोलता है और अपन देखते हैं एंजिला दोबारा से आर्ट के ऊपर झपट पड़ती है और उसे गले से लगा लेती है। एंजिला कहती है तुमने बहुत कुछ झेला होगा है ना? आर्ट कहता है एंजिला मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी एंजिला के कंधे पर डर्डन हाथ रखता है। एंजिला आर्ट को छोड़ देती है। आर्ट ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है डर्डन तुम तो और भी ज्यादा बड़े हो चुके हो। लेकिन अपन लोग देखते हैं डर्डन की आंखों में आंसू, क्योंकि डर्डन के दिमाग में अभी भी सब कुछ वही चल रहा होता है कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई थी। तभी पीछे से एडम की आवाज आती है। मैंने तो सोचा कि अपन लोगों को हैप्पी फेस बनाकर रखना है तो फिर ये रोना धोना क्यों? और क्या कोई भी उस माना बिस्ट के बारे में बात नहीं करेगा जो कि उस कंधे पर लटका हुआ है? तभी यहाँ पर हेलेन आ जाती
आती है जो कि कहती है तुम इस गधे को इग्नोर कर सकते हो। और आर्ट, ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतने बड़े और हैंडसम ग्रो हो चुके हो। हेलेन की आंखों में भी थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तभी एडम कहता है सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ तो इसका मतलब क्या मैं बुरा आदमी हूँ? लेकिन इसमें मेरी गलती थोड़ी न है कि मैं अकेला इतना ज्यादा मैच्योर हूँ कि मैं रो नहीं रहा। तभी पीछे की साइड से भागते हुए आती है जेस्मिन, जो कि बहुत तेजी से आर्ट के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और बार बार सॉरी ही कहती जाती है। सभी के सभी लोग इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। तभी अगले सीन में अपन देखते हैं मिस्टर विंसेंट रे से कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अंदर की साइड कॉन्जूरर्स की जरूरत नहीं है? रे कहता है नहीं, अपन लोगों के पास एंजिला और एक दूसरा कॉन्जूरर है जो कि बैरियर्स का काम संभालेंगे और डर्डन मेन एंट्रेंस पे ध्यान देगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ की सिक्योरिटी के लिए मान गए हैं। रे कहता है ऑक्शन हाउस की सेफ्टी के लिए अपन खतरे को बाहर ही संभाल सकते हैं, मैं कुछ लोगों को बाहर की साइड पर भी लगा दूंगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं वैसे तुम्हारे बेटे ने एडवेंचरर बनने से पहले एक स्वाट की मांग की है। तुम्हारे गॉन्टलेट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि स्वाट फाइटिंग उसे तुमने सिखाई होगी। रे कहता है मैंने सिर्फ उसे एक लकड़ी की स्वाट ला कर दी थी, फिर वो जब तक 4 साल का हुआ वो खुद से ही सीख गया। यह सुनकर मिस्टर विंसेंट दोबारा से हैरान हो जाते हैं। रे कहता है वैसे जब भी मैं आर्ट के साथ एक स्पेयर फाइट करता था तब वो एक प्रेशर को क्रिएट कर लेता था। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लगता था कि वो कई दशकों से बैटल्स करते हुए आ रहा है। मिस्टर विंसेंट कहता है रे आर्थर तो अभी 1 दशक का भी नहीं हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो? रे कहता है शायद से तुम सही हो, लेकिन जब भी हम लड़ते थे ऐसा लगता था कि वो कभी जभी गड़बड़ कर देता था, जैसे कि वो खुद की ही बॉडी का आदी नहीं है। तभी ये दोनों पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं सभी के सभी लोग ऑलरेडी तैयार होकर खड़े होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है चाहे मैं जितनी भी ड्रेसिंग कर लूं, लेकिन आखिर में मैं एक क्यूट बच्चा ही लगूंगा, काश मैं बहुत जल्दी से बड़ा हो जाऊं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं तो ठीक है फिर सभी लोग तैयार हो जाओ, रथ इंतजार कर रहे हैं। फिर मिस्टर विंसेंट आर्ट से कहते हैं कि मैंने सुना मेरी डॉटर की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। आर्ट कहता है हाँ, अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो वो अपनी नॉर्मल एज में ही जायरस एकेडमी को ज्वाइन कर पाएगी। मिस्टर विंसेंट कहते हैं दोबारा से तुम्हारा धन्यवाद। इसी के साथ ये सभी लोग निकल जाते हैं एनिवर्सरी वाली जगह की ओर। रास्ते में आर्ट इन लोगों को भी बताता है कि आर्ट के साथ क्या क्या हुआ था और सिल्वी किस तरीके से मिली। तभी ये लोग ऑक्शन हाउस तक पहुंच जाते हैं। आर्ट बाहर निकलता है और कहता है तो ये है हेल्स्टी ऑक्शन हाउस। हेल्स्टी ऑक्शन हाउस की ये 10th एनिवर्सरी है, एक ऐसा इवेंट जिसके लिए नोबल्स और एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये इवेंट सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, यहाँ पर नायाब चीजों को खरीदने का मौका मिलता है। यह सभी लोग अंदर जाते हैं। आर्ट यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट कोर्स को देखता है और अजीब अजीब चीजों को देखता है। रे भी अपने सिक्योरिटी वाले काम में जुट जाता है। यहाँ पर मौजूद गार्ड्स को बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है। आर्ट अपने आप से कहता है ये बहुत ही बढ़िया मौका है फादर को इस तरीके से देखने का, यूजुअली वो ऐसे कभी भी नहीं रहते। पीछे से हेलेन कहती है आफ्टर ऑल तुम्हारे फादर एक लीडर है, मैंने उनकी जगह संभाले बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आर्ट अपनी मदर के साथ अंदर की साइड जाता है और वहाँ पर देखता है एक बहुत ही बड़ा हॉल जिसकी कैपेसिटी हद से भी ज्यादा बड़ी है। आर्ट अपने आप से कहता है मैं खुद भी किंग रह चुका हूँ और इलिनॉय किंगडम में भी रह चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये काफी इम्प्रेसिव है। लिलिया कहती है इंतजार करो जब तक कि तुम ऊपर की साइड के प्राइवेट व्यू रूम को नहीं देख लेते। इसी के साथ ये लोग ऊपर की साइड प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और भाई साहब ये अकेला रूम इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत सारे होटल्स भी इतने बड़े बड़े नहीं होते। मिसेस हेस्टी कहती है कि बहुत ही जल्द स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, तब तक अपने आप को रिलैक्स कर लो और कंफर्टेबल हो जाओ। थोड़ी ही देर में अपन लोग देखते हैं इस बड़े से हॉल के अंदर गेस्ट, नोबल्स और अमीर लोग आने लग जाते हैं। तभी एक बंदा आकर मिसेस हेस्टी को बताता है कि वीआईपी गेस्ट भी आने लग गए हैं और भाई साहब इधर की साइड एंट्री हो जाती है किंग और क्वीन की। मिस्टर विंसेंट इन सभी का वेलकम करते हैं, जहाँ पर किंग का नाम है ब्लेन ग्लाइडर और क्वीन का नाम है प्रिसिला ग्लाइडर, प्रिंस का नाम है कर्टिस ग्लाइडर और प्रिंसेस का नाम है कैथलीन ग्लाइडर। यह सभी लोग रिस्पेक्ट देने के लिए अपना अपना सिर झुका लेते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है मुझे सेम वैसी फीलिंग आ रही है इलिनॉय किंगडम वाली, मतलब कि एकदम रॉयल्टी। किंग कहते हैं विंसेंट हमें तो ये पता ही नहीं था कि इस जगह को हमें गेस्ट के साथ शेयर करना होगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं यूर मेजेस्टी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि आपने कहा था कि आप मेरी फैमिली से मिलना चाहते हैं और मैंने सोचा
लगेगा कि ये दिन सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरी वाइफ टेबिथा है और मेरी डॉटर लिलिया, आप इन्हें तो जानते ही होंगे। ये एलिस लेवाइन है, मेरे क्लोज दोस्त की वाइफ, और ये उनके बच्चे हैं आर्थर लेवाइन और एलेनोर लेवाइन। किंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि विंसेंट के दोस्त यानी कि मेरे भी दोस्त, आप सभी लोग खड़े हो जाइए। आफ्टर ऑल हम यहाँ पर हेस्टिस को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं और एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्वीन कहती है हाँ, फॉर्मल रहने की कोई जरूरत नहीं है, साथ में एंजॉय करते हैं। मुझे खुशी है कि अपन लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तभी यहाँ पर क्वीन की नजर सिल्वी पर पड़ती है। माय गुडनेस, कितना प्यारा माना बीस्ट है। ये रेप्टाइल बेस्ड लगता है लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट। आर्ट कहता है ये कुछ महीनों पहले ही हैच हुई है यूर मेजेस्टी, इसका नाम सिल्वी है। आर्ट कहता है किंग और क्वीन को हेलो कहो। सिल्वी कहती है क्यों? किंग कहते हैं यंग मैन, क्या ये तुम्हारे साथ बॉन्ड है? आर्ट जवाब देता है यस यूर मेजेस्टी। किंग कहते हैं तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि बीस्ट को पालना काफी मुश्किल होता है और ये बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी लग रही है। आर्ट कहता है वेल, हम लोग मेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ऐसे में आज्ञाकारी की बजाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कहना ज्यादा सही होगा। इतने में किंग के साथ वाला बंदा चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम इस माना बीस्ट के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में हो? आर्ट अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तभी ये बंदा आगे बढ़ता है और कहता है मुझे एक बार करीब से तुम्हारे बॉन्ड को देखने दो। इतने में किंग कहते हैं बस बहुत हो गया है, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है किसी और के पेट को स्टडी करने का। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम ड्यूटी पर हो सेबेस्टियन? भाई साहब दोस्तों, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो ये सेबेस्टियन वही नाम है जो कि उस जासूस अजीबोगरीब बंदे ने इस्तेमाल किया था। हो सकता है इस बंदे की नजर बहुत पहले से ही सिल्वी के ऊपर है जिस कारण से यहाँ पर ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सेबेस्टियन किंग से माफी मांगता है। फिर मिसेस हेस्टी किंग और क्वीन को जगह बताती है कि कहां पर बैठना है। इसी के साथ ये एंकर बंदा एंकरिंग शुरू कर देता है और किंग और क्वीन के लिए तालियां बजवाता है, साथ ही साथ मिस्टर विंसेंट के लिए भी। ये आर्ट पिद्दी अपने खुद के दिमाग में किंग वाला ख्याल लाता है और चोरी छुपे से एल्कोहल पी लेता है। और अब ये बेचारी सिल्वी इन लोगों को बताना चाहती है लेकिन आखिर बताए तो बताए कैसे? भाई ये किस तरीके की ज्यादती है बेचारी एकदम प्यारी सी पेट के साथ। तभी आर्ट क्वीन की तरफ देखता है। क्वीन के पास एक वेंड होता है जिसे देखकर समझ जाता है कि क्वीन भी एक कॉन्जरर है। आर्ट अपने मन में कहता है कि मैं क्वीन के अंदर से माना को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई चीज है जिससे कि माना हाइड किया जा सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वीन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे है जिस कारण से मैं माना को सेंस नहीं कर सकता। तभी क्वीन भी फील कर लेती है कि आर्ट उन्हीं को देख रहा है और वो भी रिटर्न में स्माइल कर देती है। आर्ट ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये बात अच्छी है कि मुझे क्वीन के लिए अट्रैक्शन फील नहीं हो रही है। बाकी सभी जितने भी फीमेल्स है मुझे इनमें भी किसी से भी अट्रैक्शन फील नहीं होती, भले ही ये सेम एज की है जिस उम्र में मैं मरा था। शायद से ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी मेरी मदर की एज की है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मुझे मेरी एज की कोई अट्रैक्टिव लड़की मिली हो। आर्ट के दिमाग में 3 लड़कियों का ख्याल आता है। आर्ट आगे कहता है वैसे मुझे इस बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब देखेंगे। इतने में ही आर्ट के पास मिस्टर विंसेंट आते हैं और कहते हैं अभी अभी ऑक्शन में स्वाट दिखाई जाने वाली है, अगर तुम्हें कोई भी पसंद आए तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए बोली लगाना शुरू कर दूंगा। और हाँ, प्राइस की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ये जगह मेरी खुद की है, इसी कारण से मेरे पास एडवांटेज है। यहाँ पर एक ऐसी स्वाट लाई जाती है जिसका साइज छोटा होता है और माना की मदद से इस स्वाट की कटिंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ इसके अंदर पैरालाइजिंग इफेक्ट भी होता है। इस स्वाट की स्टार्टिंग बोली लगती है 50 गोल्ड कॉइन और यहाँ पर लोग बढ़ाए जा रहे होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है अगर जायरस सिटी को देखा जाए तो सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन की मदद से एक मीडियम साइज का घर खरीदा जा सकता है, और अगर एस्बर की बात की जाए तो वहाँ पर एक मुट्ठी कॉपर कॉइन की मदद से एक फैमिली अपना पूरा दिन गुजार सकती है। उस हिसाब से जो इस स्वाट की स्टार्टिंग बोली है उसकी मदद से एक पूरी फैमिली की 250 सालों तक जरूरतें पूरी की जा सकती है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं तो ये स्वाट तुम्हें कैसी लगी? ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काफी अच्छी है। आर्ट कहता है ये एक पावरफुल वेपन लग रहा है लेकिन मेरे लायक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा कम यूनिक होगा तो वो चलेगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं ठीक है, वैसे भी ये ऑक्शन काफी देर तक चलने वाला है। मिस्टर विंसेंट अपनी पहुंच की 100 बाजी करते हुए कहते हैं कि बाकी का सारा सामान मैंने अरेंज
कर लिया है और ये बात जानकर आर्ट को भी खुशी होती है। इसके बाद आर्ट अपने मन में कहता है मिस्टर विंसेंट ने सही कहा था कि अभी तो ऑक्शन सिर्फ शुरू हुआ है, बहुत सारे वेपन्स दिखाए जा रहे हैं। किंग ने भी अपने लिए एक बीस्ट कोर हासिल किया है ए क्लास का, लेकिन जब तक उसे यूजर एब्जॉर्ब नहीं करता तब तक कहा नहीं जा सकता कि ये वैल्यूएबल है कि नहीं। तभी अपन देखते हैं आर्ट रियलाइज करता है कि सिल्वी उसके साइड से गायब हो चुकी है। ये देखकर आर्ट घबरा जाता है और लिलिया से पूछता है, लेकिन लिलिया को भी नहीं पता होता। आर्ट सिल्वी को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तभी एकदम से आर्ट के कानों में सिल्वी की आवाज आती है। तभी अपन देखते हैं यहीं पर साइड में सेबेस्टियन सिल्वी के साथ कुछ न कुछ कर रहा होता है। सिल्वी बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। यह देखकर आर्ट को बहुत ही गुस्सा आया होता है। आर्ट अपने मन में कहता है आर्ट अपने आप को कंट्रोल करो, वो बंदा रॉयल फैमिली के साथ है। आर्ट सीरियस होकर कहता है सिल्वी को जाने दो। तभी सिल्वी इधर की साइड पर भाग आती है। सेबेस्टियन उठते हुए कहता है कि एक मामूली से कॉमनर का कोई भी अधिकार नहीं बनता इतने स्पेशल बीस्ट को अपने साथ रखने का। आर्ट कहता है क्या कहा तुमने? सेबेस्टियन कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये मेरी होने वाली है। ऐसा सुनते ही आर्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीरियस होकर कहता है क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो में भी इतना। अगला पार्ट आने वाला है बहुत ही जल्द, परसों के दिन। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय।